हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स क्लास 9th का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 दिया है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे कि यूक्लिड की थ्योरी क्या है, उनकी प्रमेय क्या है, उनके अभिग्रहित क्या है, उनकी अभिधारणाएँ क्या है। ऐसे ही करते हुए हमने ग्रेड 2 के सारे पेपर लगा लिए जो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आज अपन लोग 9th क्लास का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन हमको याद करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेशन को आपको लास्ट तक देखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर करना है, ताकि सेशन को देखने के साथ साथ आपका एक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन आपका डेफिनेटली इस सेशन को देखने के बाद इससे हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो बैग देख पा रहे हो, ये बैग है एन, इसको लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को समझाई जाती है। पेज नंबर 9th क्लास की बुक का पेज नंबर 2 है। ये अपडेटेड बुक है जो 2020-21 के लिए आई है, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी बुक यदि आपके पास है तो उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए मैं वापस से नई बुक लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले पुरानी थी, मैंने पुरानी से आपको सारा पढ़ा दिया, लेकिन जब नई बुक लेकर आई तो उसमें और भी ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन निकली है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काम की है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एन से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? प्राकृत संख्याएं जो होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट बाद पता चल जाएगा कि इसको पढ़ने का रीज़न क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंटेशन जो होता है मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर एन से किया जाता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है, होल नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 से शुरू किए जाते हैं। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्राकृत संख्याओं को गणित के अंदर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट डब्ल्यू से किया जाता है। अब एक शब्द और आता है इंटीजर। अब इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप W देख पा रहे हो, पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि संख्या यहाँ पर आप इस लड़की को देख पा रहे हो, उसने 0 से नंबर को स्टार्ट किया है। तो कोई भी नंबर यदि, कोई भी संख्या यदि 0 से स्टार्ट होती है, कोई भी सीरीज यदि 0 से स्टार्ट होती है तो उसको आप पूर्ण संख्या बोलते हो, और अगर 1 से स्टार्ट होती है तो उसको आप प्राकृत संख्या यहाँ पर बोलते हो। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है और इसका रिप्रेजेंटेशन W से होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते और इसको समझने की कोशिश करते। प्राकृत और पूर्ण संख्या समझ में आ गई। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जैसे कि कोई भी हमने एक लाइन बनाई नॉर्मल मैथ्स को समझने के लिए, 0 के आगे जाते 1 2 3 4 5 और 0 के इधर जाते तो -1 2 -3 -4, इस तरीके से अनंत तक संख्याएं चलती है। तो जब पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर और ऋणात्मक नंबर को सबको एक साथ लिया जाता है इंक्लूडिंग 0, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वो सारी चीज़ें पूर्णांक या फिर इंटीजर यहाँ पर कहलाती है। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए Z शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने के लिए Z शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये Z शब्द कहाँ से आया, इसका थोड़ा सा इतिहास है। अब देखो, ये जो Z नंबर है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका थोड़ा सा जानकारी मुझे आपको देनी थी, इसलिए मैंने आपको प्राकृत संख्या बताई, पूर्ण संख्या बताई, और अब हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। Z हमारा जर्मन भाषा का शब्द है। अब आप इस लड़की को देख सकते हो, ये 0 को भी लेकर आई है, 166 मतलब पूर्णांक को लेकर आई है, प्राकृत संख्या को लेकर आई है, लेकिन इसने बॉक्स, इस थैले के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी डाले हुए हैं, नकारात्मक क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक संख्याएं जो बोलते हैं, ऋणात्मक नंबर भी डाले हुए हैं, इसीलिए इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है और इंग्लिश में इसको इंटीजर बोला जाता है। तो ये Z जो है जर्मन भाषा का शब्द ज़हलीन से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है गिनना। ठीक है, और जहल का मतलब होता है संख्या। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहल का मीनिंग क्या होता है, तो जहल का मीनिंग होता है संख्या। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? नॉर्मली आपसे भाषा वाले शब्द पूछे जाते हैं। करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है पूछा गया क्वेश्चन है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये बुक में दिया हुआ है, मतलब ये आपके लिए खुली हिंट है कि आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। Z जर्मन भाषा का शब्द है। ज़हलीन शब्द जो है इससे लिया गया है। ज़हलीन का मतलब होता है काउंटिंग करना, हम लोग बोलते हैं ना गिनना, हम लोग हमारी भाषा में गिनना बोलते हैं, लेकिन जर्मन भाषा में इसको बोला जाता है काउंटिंग करना, ज़हलीन बोला जाता है। ठीक है, और जहल शब्द से ये बना है। जहल शब्द का मीनिंग होता है संख्या और ज़हलीन का मतलब होता है गिनना। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। और पूर्णांक को Z से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि जर्मन में ज़हलीन शब्द आता है इसके लिए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक वाले। अब थोड़े से गणितज्ञ के बारे में देखते हैं।
चलिए पेज नंबर बढ़ जाते हैं 5 पर। पेज नंबर 9th क्लास की बुक में पेज नंबर 5 पर ये थ्योरी दी हुई है। लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस जो है के अनुयायियों ने इस संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। वो कौन सी संख्याएं थी यहाँ पर आपको ब्लॉक में मिल जाएगी, हम लोग पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। अपरिमेय संख्याओं की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जाता है। पूर्णांक मतलब ऐसे पूर्णांक p/q इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। पाइथागोरस के एक अनुयायी थे क्रोटोन जो है, इन्होंने क्या करा था, क्रोटोन के हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या के संबंध में बहुत सारे मिथ है, किंवदंतियां बोल सकते हैं। हिपाक्स का एक दुर्घटनापूर्ण अंत रहा है, चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना है। तो नॉर्मली इस पॉइंट से, इस पैराग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इस पैराग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपरिमेय संख्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे। अपरिमेय संख्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति थे हिपाक्स। कहाँ के थे? क्रोटोन के थे। और किसके अनुयायी थे, किसके शिष्य थे? पाइथागोरस के शिष्य थे। थेल्स के शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस के शिष्य कौन थे? हमारे हिपाक्स। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या की जानकारी दुनिया को देने का कार्य किसने किया है? हिपाक्स ने किया है। और बाकी आप पाइथागोरस का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, 569 से 469 जो है इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो क्या क्या पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर की जो जानकारी है पाइथागोरस के अनुयायी क्रोटोन के जो हिपाक्स है उनके द्वारा यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले नाम पढ़ते हैं। अगले नाम है जी कैंटर और आर डेडेकिंड। अब इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है। 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ हुए, एक का नाम कैंटर है और दूसरे का नाम है आर डेडेकिंड। इन दोनों ने विभिन्न विधियों के माध्यम से जो वास्तविक संख्याएं होती है उनको रिप्रेजेंट करने का कार्य किया है। उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको मैं एक रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ कि इनके द्वारा क्या रिप्रेजेंट एक्चुअल में किया गया था। मान लो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। अभी मुझे बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको √2 को ड्रॉ करके दिखाना है। √2 की जो वैल्यू आती है उसको आपको इस ग्राफ पर बनाकर दिखाना है। तो आप ग्राफ पर √2 की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ इस तरीके से, कुछ चाप काट कर कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने √2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था। अगर आपको √8 की वैल्यू निकालना है तो आप 8 बार इस तरीके से चाप काटोगे और आपकी √8 की वैल्यू वहां पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बहुत लंबी, मतलब हम लोग 9th क्लास की बुक में करते हैं, कम से कम 2.5 से 3.5 पेज की ये पूरी मेथड होती है जिसमें हमको पूरा थ्योरी लिखना होता है इस तरीके का। तो ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? आज उनके नाम मुझे पता चल गए, जी कैंटर और आर डेडेकिंड के द्वारा ये जो मेथड है वो यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, मैं आपको इसका फोटो शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूरी वो लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 -1 2 3, फिर यहाँ पर एक पॉइंट कोई भी फिक्स करते हैं 0 और इसको नंबर दे देते हैं A और इसको नंबर दे देते हैं B। फिर यहाँ से एक एक चाप काटना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से एक एक चाप करते जाते हैं, √2 √3 √4 √5 ऐसे करते करते जितनी वैल्यू निकालनी है उतने चाप काटते जाओ। ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको 1 बाय 1 यहाँ पर मिलती जाएगी। तो ये जो विधि है इनकी खोज की गई जी कैंटर और आर डेडेकिंड के द्वारा। तो आप ये याद रख सकते हो कि ये दो जर्मन गणितज्ञ हैं। ठीक है, इन्होंने वास्तविक संख्या रेखा जो रियल नंबर वाली जो चीज है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी भी ग्राफ पर, उसकी खोज इनके द्वारा की गई। मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है इनके द्वारा बताया गया है। चलिए अगले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। अगले हैं यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज। ये भी यूनान के हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो पाइथागोरस के सहपाठी, आप बोल सकते हो इनको, मतलब याद करने का तरीका है कि सब यूनान के ही है। ये यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था। उन्होंने दिखाया था कि 3.140845 से लेकर 3.142857 तक पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, इससे इसके बीच में होती है, ना इससे कम होगी 45 से और ना 57 से ज़्यादा होगी। आर्यभट्ट जो है वो भी एक महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। 4 दशमलव स्थानों तक पाई का मान उन्होंने ज्ञात किया था, 3.1416। ठीक है, उच्च चाल कंप्यूटर और उन्नत कलन विधियां जो एल्गोरिदम होती है का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। मतलब कंप्यूटर में तो आप जितने स्थानों तक निकालना चाहो उतने स्थानों तक पाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर्किमिडीज ने क्या करा था,
1408445 से लेकर 57 तक निकाल लिए थे और आर्यभट्ट ने भी 4 शब्दों तक निकाल लिया था। लेकिन अभी आप सुपर कंप्यूटर्स वगैरह की मदद से निकालना चाहो तो पाई की जितनी वैल्यू चाहे आप उतने नंबर्स तक उसकी शुद्ध वैल्यू यहाँ पर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो यूनान, सबसे पहले आर्यभट्ट है, ठीक है, उसके बाद यूनान के जो आर्किमिडीज है उन्होंने इन इतने शब्दों तक जो है पाई की वैल्यू को निकाल ली थी। तो आर्किमिडीज का नाम भी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये भी चैप्टर 1 का ही हिस्सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले व्यक्तित्व की बात करते हैं। अगले व्यक्ति हैं, जैसे कि पहले इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखो, आपको बहुत सही लगेगी ये। कुछ लोग प्रातःकाल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डकार्टे की थी, परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं थे। वह यह समझते थे कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। मतलब सोते सोते जब आप एक रिलैक्स फील करो तभी आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। उन्हें एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढा था। जैसा कि आप देखेंगे उनकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की एक विकसित रूप थी। एक तल की पद्धति यानी कि एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धतियों को डकार्टे के सम्मान में कार्टेशियन सिस्टम या फिर कार्ती पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये थ्योरी अब भी थोड़ी सी नई लग रही होगी, लेकिन अब पुरानी लगेगी जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर आप लिखते हो इस तरीके से 0 और 1 का रिप्रेजेंट, जैसे कि मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ 5 और -4 को। ठीक है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? एक्स और वाई एक्सिस पर करूंगी। तो ये एक्स एक्सिस का 5 यहाँ पर और वाई एक्सिस का -4 नीचे, फिर इन दोनों को मिलाऊंगी ग्राफ कॉपी के अंदर। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है ये किसके द्वारा लाया गया था? ये रेने डकार्टे के द्वारा लाया गया था और उनकी याद में सिस्टम का नाम कार्ती पद्धति या फिर कार्टेशियन सिस्टम रखा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्ट किया गया बच्चों को इनकी लाइफ से कि ये क्या सोचते थे। ये मानते थे कि सोते सोते जब आप सुबह सुबह सोते सोते सोचोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इनकी लाइफ से कनेक्ट करते हुए बच्चों को यहाँ पर एक नई चीज़ सिखा दी जाती है। हमने भी सीख ली साथ के साथ रेने डकार्टे, क्योंकि आपने या फिर मैंने जब ये बुक पढ़ी होगी तब ये इन्फॉर्मेशन ना आपकी बुक में थी ना मेरी बुक में थी। रिसेंट अभी कुछ टाइम पहले ही ये पूरी बुक अपडेट हुई है, तो इसमें नई नई इन्फॉर्मेशन आई है तो पूछी जा सकती है, इसलिए हम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। चलो, रेने डकार्टे तो अब मेरे फेवरेट बन चुके हैं, उनकी बात को मैं डेफिनेटली मानूंगी। अगले की बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोइन का सूत्र क्या होता है? तो हीरोइन का जन्म संभवतः मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने क्या किया था? अनुप्रयोगिक गणित, अप्लाइड मैथमेटिक्स पर बहुत कार्य किया है। उनका गणितीय और भौतिकी विषयों पर कार्य इतना अधिक और इतना विभिन्न प्रकार का था कि इन क्षेत्रों का एक विश्व कोण संबंधी यानी एनसाइक्लोपीडिक लेखक समझा जाता था। इसको अभी अपन पूरा डिटेल में समझते पहले एक बार आप थ्योरी पढ़ो। उनका ज्यामिति कार्य मुख्यतः क्षेत्रमिति मेजराइजेशन जिसे आप बोलते हो कि समस्याओं से संबंधित था। जैसे कि हम वृत्त, वर्ग, ये क्षेत्रफल वाले कार्य करते हैं ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। वृत्त का क्या होता है? πr²। गोले का क्या होता है? बेलन का क्या होता है? शंकु का क्या होता है? तो ये सारी चीजें जो है हीरोइन के सूत्र से बनी हुई है। चतुर्भुज, शंकु, गोला, सारी इंफॉर्मेशन आपको जो सूत्र प्रतिपादित करने का जो कार्य है वो हीरोइन के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक बार और अपन इसको पढ़ेंगे। चलो, तो ये हेरोइन कहाँ के हैं? सबसे पहले ये आप देख लो, ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के हैं। ठीक है, ये जो आपका एक न्यू चैप्टर बढ़ाने का जो कार्य किया है जिसमें शंकु, बेलन, ये सारी चीज़ें आ जाती है, इन्हीं के द्वारा किया गया, तो इनका आप सम्मान करें। ठीक है, इन्हीं ने अपने ये चैप्टर ऐड किए हैं अपनी मैथ्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में ये इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि जो सूत्र का प्रतिपादन जो किया गया इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्हीं के सूत्र से बहुत सारे सूत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी है। इनकी जो पुस्तक है हीरोइन के त्रिभुज का 3 भुजाओं के पदों से क्षेत्रफल का प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध सूत्र का प्रतिपादन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया। अब वो सूत्र को अपन देख लेते हैं, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखो यहाँ थोड़ी ब्लैंक स्पेस है, मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देती हूँ। जो हेरोइन का सूत्र आप बोलते हो, हेरोइन ने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है वो कैसे निकाला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज, एक सेकेंड, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अंडर रूट लगाइए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। ठीक है, ये एस माइनस बी एक वापस से लिख देती हूँ। एक ब्रैकेट के अंदर एस डालिए, अगले में एस माइनस ए, एस माइनस बी। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है? इनटू है। ये अपना हेरोइन का सूत्र होता है।
ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। और एस, ए और बी और सी यहाँ पर क्या है, ए बी और सी यहाँ पर भुजाएं हैं। और एस क्या है, एस यहाँ पर आप बोल सकते हो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर इसको बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2। ये मैथ्स में आप इस फॉर्मूले को करके जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इससे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए हेरोइन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस तरीके से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कर देना। और ए बी और सी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, भुजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालने की बात की जाए तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 जो है आप इसका परिमाप यहाँ पर निकाल सकते हो। इनके द्वारा सारे सूत्र वगैरह बताए गए हैं। ठीक है, ये सारे सूत्र वगैरह जो इनके, चलिए ये वाला आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसमें चैप्टर के एंड में सारे सूत्र एक साथ लिखे हुए थे। तो आई थिंक पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे मैं पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगी। गोले के आयतन का, अर्धगोले के आयतन का, शंकु के आयतन का जो क्षेत्रमिति है, सारे फॉर्मूला एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं सांख्यिकी चैप्टर के ऊपर। देख लीजिए आप, ये सांख्यिकी चैप्टर है। अब यहाँ पर सांख्यिकी में आपसे कुछ शब्दों की उत्पत्ति पूछी जाती है कि किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो 2 शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा। डेटा को हिंदी में बोला जाता है आंकड़े। ठीक है, इंग्लिश में आपका शब्द भी बनता है कि डेटा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो डेटा जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर मतलब एक वचन क्या होता है, इसका सिंगुलर शब्द होता है डेटम। ठीक है, ये जो डेटा शब्द आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस शब्द की उत्पत्ति डेटम से हुई है। ठीक है, डेटम नाम के शब्द से हुई है, जिसका मतलब ही होता है आंकड़े। कोई भी आंकड़े आप पेश कर रहे हो, कोई भी डेटा आप पेश कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेटम हो जाएगी। और कौन सी भाषा का शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, डेटा जो है ये एक प्रकार का बहुवचन है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है, यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, डेटा हिंदी मीनिंग होता है आंकड़े। ठीक है, अगर आंकड़े आप बोल रहे हो तो आंकड़ा किसको बोलोगे, आंकड़ा बोलने के लिए आपको यूज करना होगा डेटम। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो भाई लैटिन भाषा का ये शब्द है। तो ये 3 से 4 चीजें आप ध्यान रखेंगे। बुक में पूछी हुई है, मतलब कि हिंट है, कि खुली हिंट आपको मिल रही है कि आप याद कर लो। अगले शब्द की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अगेन वही चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है। ठीक है, स्टेटस जिसका अर्थ होता है राज्य, राजनीतिक या फिर राज्य आप उसको बोल सकते हो। तो ये क्या बताती है, नॉर्मली व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है। जीवन की हर एक चीज़ जो है सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। तो स्टैटिस्टिक्स एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये राजनीतिक, राज्य से हुई है शब्द की उत्पत्ति। एक राजनीतिक या फिर जीवन से जुड़े हुए सारे पहलू इससे कनेक्टेड होते हैं। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एक डेटा के बारे में पढ़ लिया और एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर देख लिया। डेटम लैटिन भाषा का शब्द है, वैसे ही स्टेटस यहाँ पर एक लैटिन भाषा का शब्द, आप इसको बोल सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्रायिकता की। जैसे शकुनी मामा थे, उनका 500 पर बहुत ही अच्छा हाथ था, जो वो बोलते थे वो ही नंबर आते थे। तो वैसे ही प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भी खेल है। देखो, प्रोबेबिलिटी की संकल्पना का विकास एक आश्चर्यजनक ढंग से हुआ था 1654 में शेवेलियर डी मेरे, ठीक है, नामक एक जुआरी जो है पासा संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर 17वीं शताब्दी में एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के पास पहुंचा। मतलब किस किस के पास पहुंचा, वो कौन था, ये शेवेलियर डी मेरे नाम का व्यक्ति काफी जुआरी था। मतलब वही सट्टा खेलने वाली बात हो रही है यहाँ पर। ये 2 गणित दार्शनिक जो है, एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक कौन है और गणित ब्लेज पास्कल के पास पहुंचा। इन दोनों के पास जब ये पहुंचा तो उन्होंने इनसे पूछा, मतलब बातचीत हुई होगी, तो पास्कल को इन समस्याओं को हल करने में काफी रुचि आने लगी कि आखिर ये पासे की समस्या है, कैसे हम जो चाहें उस नंबर को ला सकते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के कितने चांसेस है। तो जब उनको रुचि आई तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। पास्कल ने इस बात पर रिसर्च किया, समस्याओं का अध्ययन करने लगे और एक फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरी दे फार्मा के साथ उन्होंने इसकी चर्चा करी। पास्कल और फार्मा ने इन समस्याओं को स्वतंत्र रूप से अलग अलग हल किया और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता सिद्धांत जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को प्रारंभ किया। मतलब इनकी जो निर्माण है या फिर इन थ्योरी जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाएंगे, ब्लेज पास्कल और पियरे डी फार्मा के द्वारा इस थ्योरी का
नाम बनाया गया। तो ये इस थ्योरी का जन्म कैसे हुआ है? एक सट्टेबाज, एक जुआरी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो जुआरी था, वो खेलता था, इस तरीके से सट्टा लगाता था। जब वो इन दोनों से मिला तो उनको समझ में आया कि आखिर ये चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे किसी भी संख्या के आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं और कितने चांसेस हो सकते हैं, ये इनके द्वारा खोज की गई। इसी विषय पर पहली पुस्तक इतावली गणित जे कार्डन ने लिखी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। उनकी लैंग्वेज में, इटली की लैंग्वेज में लाइबर डी लूडो एलिस था, जो कि 1663 में प्रकाशित हुई थी। इस विषय पर गणितज्ञ जे बर्नौली, पी लाप्लास, अब लाप्लास थ्योरम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लाप्लास थ्योरम बहुत पूछी जाती है, हमारे नहीं, लेकिन गणित जब आप मेन पढ़ते हो, मेन सब्जेक्ट आपका गणित होता है, तब आती है लाप्लास थ्योरम। ए मार्को, एन कोल्मो गोरेव का जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान है। तो मेन हमको क्या याद रखना है, इन दोनों ब्लेस पास्कल और पियरे डी फार्मा के द्वारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को बताया गया, और उनकी एक बुक है गणितज्ञ जे कार्डन के द्वारा एक बुक जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर लिखी गई, और उसका शीर्षक क्या है और किस किस ने काम किया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा। प्रायिकता की संकल्पना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अभी एट प्रेजेंट एग्जाम में मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, ब्लेस पास्कल और पियरे डी फार्मा है, इन दोनों ने मिलकर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मतलब अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग मिलकर प्रोबेबिलिटी थ्योरी का रचना की है, उसको जन्म दिया है। इटली की एक गणितज्ञ हैं जे कार्डन, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई, उसका नाम है बुक्स ऑन गेम ऑफ चांस। वही बुक क्या है, गेम्स ऑफ चांस के कितने चांसेस आपको मिलते हैं विन होने के, इस तरीके से एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको 8th क्लास की बुक के बारे में भी बता देती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपकी 8th क्लास की बुक की है। ठीक है, 8th क्लास में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो 8th और 9th क्लास की पेडागोजी या फिर मैथ्स पेडागोजी आप कंप्लीट करते हो वहाँ पर पूछी जाती है। तो भारतीय गणितज्ञ स्वामी भारती राम कृष्ण तीर्थ जो है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म 14 मार्च 1884 को तिन्नीवेली तमिलनाडु में हुआ था। माता पिता की ओर से उन्हें वेंकट रमन नाम प्राप्त हुआ था। इनका नाम क्या था? वेंकट रमन था। 1899 में मद्रास संस्कृत संस्थान ने उनको सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनका प्रमुख ग्रंथ वैदिक गणित एक अद्भुत चमत्कारी एवं क्रांतिकारी ग्रंथ है। गणित के प्रश्नों को हल करने का नितांत इसमें नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अलग तरीके से कैसे पेश किया है। वैदिक गणित में 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र है। स्वामी जी ने 2 फरवरी 1960 को मुंबई में महासमाधि ली थी। तो ये भारतीय गणितज्ञ स्वामी भारती रामकृष्ण नहीं, कृष्ण तीर्थ जो है, उनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वैदिक गणित में इन्होंने बहुत सारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ नए तरीके प्रस्तुत किए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, और भारत के तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही कोई भी बुक एंड होती है तो उस हर एक बुक के जो लास्ट पेज होता है, उस पेज पर नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखे होते हैं। तो किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 51 क की यह बात हो रही है, मूल कर्तव्य की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं एक बार आपको पढ़कर बता देती हूँ। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संस्थाओं का सम्मान करना पहले में आता है। सेकेंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना दायित्व है हमारा, हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से वो परे हो, मतलब भेदभाव की भावना को त्याग करना है, एक भ्रातृत्व वाली भावना को यहाँ पर लेकर आना है। संस्कृति का सम्मान करना, भाग 6 में बताया हुआ है। 6 क्या बता रहा है, मतलब 6 नंबर का पॉइंट क्या बता रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की, वन, झील, नदियां हैं, इन सभी की रक्षा करें, दया भाव रखें। ठीक है, आपके पर्यावरण पेडागोजी का पॉइंट है, एक क्वेश्चन है ये पर्यावरण पेडागोजी का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके। माता पिता है संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाली को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब माता पिता या जो संरक्षक हैं, जो हमारे गाइडर हैं, ठीक है, जो हमें गाइड करते हैं, उनको गार्जियन जो है, उन्हें, उनके पास ये दायित्व है कि वो क्या करें, जो छोटे बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा। तो ये लास्ट पेज पर रहता है। फ्रंट पेज पर भी इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है।
यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या बताती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप बुक स्टार्ट करोगे सबसे पहले यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये भी आपका पेडागोजी का एक क्वेश्चन है, तो पेडागोजी के लिए कोई अलग से बुक ना खरीदो, ऐसे ही करके सारी बुक्स अगर आपके आसपास कहीं बच्चों से अवेलेबल होती है तो उनसे ले लो, एक आध बार पढ़ लो या फिर उनके फ़ोटो क्लिक कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लिए थे, मैंने बुक मंगवाई थी और फ़ोटो क्लिक करके उनको वापस रिटर्न कर दी है। ठीक है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। 2005 क्या बताती है कि बच्चों का स्कूली जीवन है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक है, किताबी ज्ञान की उस विरासत के जस्ट विपरीत है कि उनको क्या करना है, किताबी नहीं पढ़ना है, बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट होना है। इसी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी वो भी बाल केंद्रित शिक्षा को ही जो करती है, प्रोत्साहित करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो। इसी तरीके से यहाँ पर सारी थ्योरी बताई हुई है, एनसीईआरटी क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उस पीडीएफ को पूरा अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो हम लोगों ने सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं, पैडागोजिकल इश्यूज आते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर भी एनसीईआरटी वाला देख लेते हैं। ठीक है, देख कर छोड़ने का मन नहीं हो रहा है इसको तो पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी इस पुस्तक रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। मतलब जिसने भी बुक बनाई है उसको यहाँ पर थैंक्स बोला गया। 9th क्लास की बुक है ये, उसके फ्रंट पेज पर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको यहाँ पर एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में जो हमें बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, उसके बारे में बताती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन रखे हैं उनका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। ओके, और सेशन अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर देना। और पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में रखा है, पार्ट 1 को आप डेफिनेटली देखेंगे। उसके बाद पूरी आप मैथ्स की प्लेलिस्ट रखिए, उस पर जाएंगे, कुछ पेपर लगाएंगे आप लोग। जैसे जैसे आप उस सेशन को देखने के बाद पेपर लगाएंगे आपके सारे डाउट एक साथ करके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 877, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख रही हूँ, 8770803840 पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप जो भी इन्फॉर्मेशन बोलोगे, लाइक पीडीएफ चाहिए या फिर ये डाउट है, वो आपका वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।